हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एके एजुकेशन स्क्वाड में स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं फिर आपके लिए लेकर आ गया हूं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है ह्यूमन बॉडी से संबंधित, माने मानव शरीर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। सारे क्वेश्चन सेलेक्टिव हैं, इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, छोटे बच्चों के आहार में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व होना आवश्यक होता है। तो छोटे बच्चों के आहार में सबसे ज़्यादा बात आ गई है प्रोटीन की, तो मैं आपको बता देता हूँ। जो प्रोटीन होता है इसमें कितने 20, ठीक है, 20 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। जो प्रोटीन होता है इसका हमारे शरीर में जो कार्य होता है, मांसपेशियों या फिर ऊतकों का निर्माण करना होता है। ठीक है, मांसपेशी या फिर ऊतकों का निर्माण करना होता है। प्रोटीन में कितने अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, 20 अमीनो एसिड या अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। और जो प्रोटीन होता है इसका जो प्राप्ति का जो स्रोत होता है क्या होता है, जैसे कि मांस, मछली, अंडा, दूध, सोयाबीन, दालें मतलब सभी प्रकार की लगभग में दालें हो गई। और इन सब ये जो जितने भी हैं, जैसे मांस है, मछली है, अंडा है, ये मांसाहारी लोगों के लिए हो जाता है। जो शाकाहारी लोग होते हैं उनमें जैसे दूध है, सोयाबीन है, लगभग में सभी दालें हो जाती हैं। और जो वो सोयाबीन होता है, ठीक है, इसमें जो सोयाबीन होता है इसमें सबसे ज़्यादा, माने कहने का मतलब यही है, आप इस तरीके से कह सकते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, पेड़ पौधों में जो प्रोटीन मिलने का जो स्रोत होता है उसमें जो सोयाबीन होता है, ठीक है, उसमें जो सोयाबीन होता है, सोयाबीन में लगभग में 42% प्रोटीन पाया जाता है। पके हुए आम में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो पके हुए आम में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। जो कच्चा आम होता है उसमें विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, पके हुए आम में विटामिन ए और कच्चे आम में विटामिन सी पाया जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात आ गई आम की, ठीक है, तो आम की बात आ गई तो मैं आप बता देता हूँ। जो आम होता है, ठीक है, आम का जो वैज्ञानिक नाम होता है मेंगीफेरा इंडिका होता है। ठीक है, मेंगीफेरा इंडिका इसका रासायनिक नाम होता है। जो आम होता है इसी को हम क्या कहते हैं, फलों का राजा बोलते हैं। और जो आम होता है ये हमारे देश का जो है राष्ट्रीय फल होता है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, आम होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और आम की पैदावार सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, तो यूपी में, यानी उत्तर प्रदेश में। मान पूरे भारत की राज्यों की बात करिए तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश राज्य में आम का उत्पादन होता है। ठीक है, अब बात आगे आम की आई है तो मैं आपको विटामिन ए रह गया है तो इसको भी जल्दी से बता देते। देखो, विटामिन ए जो होता है, ठीक है, इसका जो रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल होता है। ठीक है, इसकी कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग हो जाता है, तो रतौंधी हो जाता है। ठीक है, रतौंधी रोग को हम नाइट ब्लाइंडनेस या फिर निक्टालोपिया बोलते हैं। ठीक है, रतौंधी को क्या बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस या फिर निक्टालोपिया बोलते हैं, जो रतौंधी रोग होता है। फ्रेंड्स, ठीक है, जो रतौंधी रोग होता है, रतौंधी से ग्रसित जो व्यक्ति होता है उसको रात के समय अच्छी तरीके से दिखाई नहीं देता है। ठीक है, रतौंधी से ग्रसित व्यक्ति को क्या होता है, रात के समय अच्छे तरीके से दिखाई नहीं देता है। और फ्रेंड्स, जो ये विटामिन ए है, ठीक है, विटामिन ए जो होता है इसी को क्या बोलते हैं, एंटी इन्फेक्शन विटामिन बोलते हैं, रोग प्रतिरोधक विटामिन बोलते हैं, एंटी कैंसर विटामिन भी इसी को बोला जाता है। ठीक है, और जो ये विटामिन ए होता है इसका प्राप्ति का जो स्रोत होता है गाजर व पपीते होते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। पुरुष नसबंदी, जिसे हम पुरुष बंध्याकरण भी बोलते हैं। ठीक है, तो पुरुष नसबंदी को हम क्या बोलते हैं, पुरुष बंध्याकरण या फिर वसेक्टॉमी। ठीक है, क्या बोलते हैं, वसेक्टॉमी। ठीक है, वसेक्टॉमी भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें होता क्या, देखो, पुरुष नसबंदी में क्या किया जाता है, सेल क्रिया द्वारा बंध्याकरण की प्रक्रिया की जाती है। ठीक है, सेल क्रिया द्वारा क्या करते हैं, बंध्याकरण की प्रक्रिया करते हैं। इसमें जो पुरुष होते हैं, ठीक है, पुरुषों की जो शुक्रवाहक नलिका होती है उसको अवरुद्ध कर दिया जाता है। ठीक है, पुरुष की जो शुक्राणु वाहक जो नलिका होती है उसको अवरुद्ध कर दिया जाता है, ताकि जो शुक्राणु है मूत्र मार्ग है वहाँ तक ना जाएँ। जब आगे जाएंगे नहीं तो आगे की जो प्रक्रिया होगी वो मतलब वहीं पर समाप्त हो जाएगी, जिससे संतान प्राप्ति की जो संभावना होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 4। महिला नसबंदी को किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है ट्यूबेक्टॉमी या फिर ट्यूबल लिगेशन। ठीक है, ट्यूबल लिगेशन ये इसके नाम है। महिला नसबंदी को ट्यूबेक्टॉमी या फिर ट्यूबल लिगेशन नाम से जाना जाता है। अब इसमें क्या होता है, देखो, फैलोपियन ट्यूब होता है। ठीक है, कौन सा, फैलोपियन ट्यूब होता है, उसको क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, उसको बंद कर देते हैं। ठीक है, जब उसको बंद कर देते हैं तो उस कंडीशन में जो अंडाशय में अंडा उत्पन्न होता है वो शुक्राणु तक पहुंच ही नहीं पाता है। जो पहुंच नहीं पाएगा तो वहाँ पर क्या होगा, संतान होने की संभावना पूरी तरह से खत्म हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 5।
हरी मिर्च में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसमें विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, जो विटामिन सी होता है फ्रेंड्स, इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है क्या होता है? स्कार्बिक एसिड होता है। ठीक है, और इसकी कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग हो जाता है? स्कार्बी रोग हो जाता है। और जो इसके प्राप्ति के स्रोत होते हैं, तो लगभग में सभी जो खट्टे पदार्थ होते हैं, पदार्थ नहीं, फल, सभी खट्टे फलों में क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ज्वरहारी दवाओं में सर्वोत्तम दवा होती है, माने जो फीवर की सबसे अच्छी दवा होती है कौन सी होती है? पैरासीटामॉल होती है। ठीक है, देखो फीवर जो होता है एक मतलब जब हमारे अंदर होता है तो हमारा टेम्परेचर अधिक हो जाता है। ठीक है, मान लो जैसे किसी व्यक्ति का मान लो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, एक जो सामान्य व्यक्ति होता है उसका कितना टेम्परेचर होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस में बात करी जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक है, यदि केल्विन में बात करी जाए तो 310 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, केल्विन में कितना होगा? 310 केल्विन हो जाएगा। जब इस टेम्परेचर से अधिक टेम्परेचर हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? फीवर बोलते हैं। ठीक है, और फीवर हरने की या उतारने की सबसे अच्छी दवा कौन सी मानी जाती है? पैरासीटामॉल मानी जाती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। पालक में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसमें आयरन पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जल में कैडमियम की अधिकता के कारण कौन सा रोग हो जाता है? तो जो पानी में कैडमियम की अधिकता हो जाती है तो उसमें इटाई रोग हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा शब्द है? इटाई। ठीक है, आपको मैं बता देता हूँ 1912 में। ठीक है, 1912 के आसपास क्या हुआ था? जापान में कैडमियम की अधिकता हो गई थी, माने कैडमियम का प्रदूषण था। तो उस समय क्या हुआ था कि 1912 के आसपास लोगों को इटाई रोग से दिक्कत होने लगी थी। तब उस समय क्या होता था कि जो व्यक्ति होते हैं उनकी हड्डियां हो गई, रीढ़ की हड्डी हो गई, उनकी किडनी हो गई, उनमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी। तो फिर बाद में पता चला कि ये कैडमियम की अधिकता या कैडमियम के प्रदूषण के कारण ये समस्या उत्पन्न हुई है। तो उसी को नाम दे दिया गया, उस समस्या को नाम दिया गया था क्या? इटाई रोग। ठीक है, वो जो समस्या लोगों में उत्पन्न हो रही थी उसी को इटाई नामक रोग दिया गया था। और ये शब्द कब? 1912 के आसपास। कहाँ पर? जापान में। ठीक है, जापान में। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद है आगे आपको समझ में थोड़ा बहुत आ गया होगा। और इटाई रोग से जो प्रभावित अंग होता है तो ये मुख्य रूप से जो हमारी रीढ़ होती है, रीढ़ की जो हड्डी होती है, और जो रीढ़ के मतलब हड्डी होती है, हड्डियों के जो जॉइंट होते हैं, ठीक है, जॉइंट को प्रभावित करते हैं। जब अधिक हो जाती है इसकी विषाक्तता या प्रदूषण, तब किडनी वगैरह को भी इफेक्टिव कर देती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 9। जीका वायरस का वाहक मच्छर है तो ये एंडीज मच्छर जीका वायरस का वाहक मच्छर कौन होता है? तो ये जितने भी एंडीज मच्छर होते हैं ये सभी क्या होते हैं? जीका वायरस के वाहक मच्छर होते हैं, और ये खासकर दिन में काटते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 10। शरीर के किस अंग में प्रोटीन का पूर्णतया पाचन होता है? तो ये होती है छोटी आंत। ठीक है, शरीर के किस अंग में प्रोटीन का पूर्णतया पाचन होता है? तो हमारी छोटी आंत होती है। ठीक है, छोटी आंत। और उसमें यदि अंदर की बात यदि क्वेश्चन पूछ लेता है तो इसके मतलब छोटी आंत के कितने? 3 भाग होते हैं। ठीक है, 3 भागों में से जो इलियम वाला भाग होता है वहाँ पर प्रोटीन का पूर्णतया पाचन होता है। ठीक है, देखो जो इसका पहला भाग होता है क्या होता है? नंबर 1 डिडोनियम, नंबर 2 जो होता है वो जिजेनम, फिर नंबर 3 जो होता है वो इलियम होता है। ठीक है, डिडोनियम, जिजेनम और इलियम, ये छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। जो छोटी आंत होती है इसकी लंबाई कितनी होती है? 5 से 6 मीटर होती है। ठीक है, 5 से 6 मीटर होती है, या फिर आपको 5.5 मीटर भी लिखी मिल सकती है। तो इस चीज़ को याद रखना। और छोटी चीज़, और इससे मैं बड़ी एक और बात आपको बता देता हूँ। देखो छोटी आंत जो होती है, ठीक है, इसका जो मुख्य कार्य होता है क्या होता है? हमारे शरीर में भोजन का पाचन करना, और उस पचे हुए भोजन में जो अवशोष मतलब महत्वपूर्ण जो पोषक तत्व होते हैं, ठीक, महत्वपूर्ण जो पोषक तत्व होते हैं उनको अवशोषित कर लेना, ये किसका कार्य होता है? छोटी आंत का होता है। ठीक है, जबकि जो बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत में क्या होता है? जल का अवशोषण करती है। ठीक है, मुख्य रूप से किसका? बड़ी आंत जो होती है मुख्य रूप से जल का अवशोषण करती है। ठीक है, मुख्य रूप से जल का अवशोषण कौन करता है? बड़ी आंत करती है। और जो छोटी आंत होती है भोजन में जो पोषक तत्व होते हैं उनका अवशोषण करती है। बड़ी आंत जो होती है इसकी लंबाई कितनी होती है? 1.5 मीटर होती है। अब जबकि छोटी आंत की 5 से 6 मीटर होती है। अब 5 से 6 ना ऑप्शन में मिले तो 5.5 मिल सकता है, या फिर 5.5 कह लीजिए। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे देख लेते हैं। अधिक ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसकी संख्या में बढ़ोतरी हो जाती है। ठीक है, आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स, यानी लाल रक्त कणिका या फिर लाल रक्त कोशिका लाल रक्त कोशिका। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी जो संख्या होती है हमारे शरीर के में तो कितनी? 50 लाख होती है। ठीक है, 50 लाख या फिर 5 मिलियन।
5 मिलियन होती है, ठीक है, 50 लाख कह लीजिए। इनका जो जीवन काल होता है 120 दिन होता है, ठीक है, कितना 120 दिन होता है। संख्या हमारे शरीर में कितनी होती है? ये आरबीसी जो होती है इसी को, इनका जो अन्य नाम होता है एरिथ्रोसाइट इनको बोलते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 12। क्या है क्वेश्चन? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन करता है, ठीक है। फ्रेंड्स, जो इंसुलिन होता है इसी को हम मधुसूदनी बोलते हैं, ठीक है। इंसुलिन जो होता है इसी को हम क्या बोलते हैं? मधुसूदनी बोलते हैं। और जो इंसुलिन होता है इसका हमारे शरीर में निर्माण कौन करता है? तो अग्नाशय जो होता है ये क्या करता है? इंसुलिन हार्मोन का स्राव करता है। अग्नाशय जो फ्रेंड्स होता है, ठीक है, जो अग्नाशय है ये मान लो इसको हम पेनक्रियाज बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ठीक है। पहली जो होती है वो लीवर होती है, लेकिन जो दूसरी होती है सबसे बड़ी ग्रंथि वो अग्नाशय, जिसे हम पेनक्रियाज बोलते हैं। अभी यह जो होती है अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों प्रकार का स्राव करती है, इसलिए इसे मिश्रित ग्रंथि या फिर मिक्स ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। तो इंसुलिन का स्राव या फिर उत्पादन कौन करता है? अग्नाशय करता है, ठीक है। अब मैं बात आ गई इंसुलिन की, तो मैं आपको बता ही देता हूँ। जो इंसुलिन होता है, ठीक है, इंसुलिन का जब हमारे शरीर में स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, माने जब बहुत अधिक स्रावित होने लगती है, तो उस कंडीशन में हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाता है, ठीक है। इंसुलिन की अधिकता से हमारे शरीर में हाइपोग्लाइसीमिया रोग होता है, और जब इंसुलिन की कमी हो जाती है हमारे शरीर में, तब उस रोग को क्या बोलते हैं? मधुमेह रोग बोलते हैं, ठीक है। और जो इंसुलिन में कौन सा धातु पाया जाता है? तो जस्ता, ठीक है, जस्ता धातु पाई जाती है, ठीक है। इंसुलिन में उपस्थित धातु कौन सी होती है? जस्ता होती है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 13। किडनी में पथरी बनने का मुख्य कारण होता है? तो ये होता है कैल्शियम ऑक्सलेट। मान लो आपके शरीर में पथरी बन गई और लगभग में कितनी है? 5 mm, ठीक है, 5 mm की पथरी है, ठीक है। अब देखो 5 है या 5.5 है या लगभग 6 है, फिर भी आप यदि 5-6 mm की पथरी है तब क्या है? आप पानी का सेवन करेंगे, हल्की फुल्की दवा लेंगे और पानी की अधिक मात्रा का सेवन कर लेंगे, तो वो संभव है वो आपकी बिना ऑपरेशन की आपके शरीर से पेशाब के माध्यम से या मूत्र मार्ग के द्वारा निकल जाएगी। लेकिन यदि 6 से ऊपर हो गई है तब तो लगभग में आपको ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा, ठीक है। और जो पथरी होती है तो उस कंडीशन में जो क्या होता है कि जो हमारी पेशाब होती है, ठीक है, पेशाब में जलन होने लगती है, ब्लड भी निकलता है, उल्टियाँ होने लगती हैं, और जब हम पेशाब करते हैं तो उसमें दर्द भी होता है। पेट के दोनों साइडों में जहाँ पर किडनी होती है खासकर वहाँ पर दर्द भी होता है और असहनीय दर्द होता है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में जब किसी व्यक्ति को मतलब किडनी में पथरी है, स्टोन है, तो उस समय पानी का या फिर नींबू पानी वगैरह का सेवन करना चाहिए और अधिक मात्रा में करना चाहिए, ठीक है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 14 है हेपेटाइटिस रोग से प्रभावित अंग है? तो हेपेटाइटिस जो रोग होता है इससे प्रभावित अंग होता है लीवर होता है, इसी को हम यकृत भी बोलते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, ये जो हेपेटाइटिस होता है, ठीक है, ये मतलब इसके जो वायरस होते हैं लगभग 4-5 प्रकार के वायरस होते हैं, तो इसीलिए हेपेटाइटिस मतलब एक नहीं होता है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, इस तरीके से ए, बी, सी और ई मुख्य रूप से 4 प्रकार के हेपेटाइटिस होता है, मुख्य रूप से बात कर रहा हूँ। और तो इसमें जो बी होता है, हेपेटाइटिस जो बी होता है ये वाला खतरनाक होता है, ठीक है। हेपेटाइटिस ए हो गया, सी है, ई है, ये तो ऐसा होता है कि ये हेपेटाइटिस जो रोग होता है ये खासकर कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती इसमें, लेकिन ये जो प्रदूषित भोजन होता है, यानी दूषित भोजन व दूषित जल के यानी बढ़िया खान पान नहीं होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है? हेपेटाइटिस रोग हो जाता है। इसमें होता कि हमारी जो आँखें होती हैं और त्वचा है ये सब पीली हो जाती है। तो जैसे आँख की जो सफ़ेद वाली लेयर होती है जिसे हम कंजक्टिवा बोलते हैं, ठीक है। कंजक्टिवा जो लेयर होती है, परत होती है, वो भी पीली हो जाती है। जो शरीर की त्वचा होती है वो भी पीली हो जाती है। और जो हेपेटाइटिस होता है इससे हमारे शरीर का कौन सा अंग मतलब प्रभावित होता है? लीवर प्रभावित हो जाता है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 15, तंबाकू में हानिकारक रसायन होता है? तो ये निकोटीन होता है। शरीर की रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को क्या कहा जाता है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 17, लैक्टिक एसिड के जमाव से मांसपेशियों पर क्या असर पड़ता है? तो मांसपेशियों में थकान हो जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपने कभी अनुभव किया होगा, जैसे आप 1-2-3 किलोमीटर रनिंग करते हैं, उसके बाद अचानक रुक जाते हैं, बैठ जाते हैं कहीं पर, आराम कर लेते हैं 1-2 घंटे, तो उसके बाद देखते हैं आप उस समय या थोड़े समय या अगले दिन क्या होता है, आपकी जो पैर होते हैं वो बिल्कुल जाम हो जाते हैं, उठने चलने में बहुत दिक्कत होने लगती है, दर्द करने लगते हैं। तो उस समय क्या होता है? मुख्य रूप से लैक्टिक एसिड का जमाव हो जाता है। कहाँ पर? मांसपेशियों के अंदर
दर्द, ठीक है, याद रखिएगा। तो लैक्टिक एसिड के जमाव से मांसपेशियों में थकान आ जाती है। आगे देख लेते हैं, कोशिका में ऊर्जा का स्रोत होता है तो ये होता है एटीपी, ठीक है। कोशिका में ऊर्जा का जो स्रोत होता है क्या होता है, एटीपी होता है। एटीपी जो होता है इसका जो फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका पूर्ण रूप होता है। और एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से, ठीक है, क्या होता है 38 अणु एटीपी मिलते हैं, ठीक है। एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने मिलते हैं, 38 अणु एटीपी मिलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण यानी पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण के कारण क्या होता है 38 अणु एटीपी मिलते हैं। ये 38 महत्वपूर्ण है, इसको याद जरूर रखना, ठीक है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 19, एचआईवी द्वारा कौन सा रोग होता है, तो एचआईवी द्वारा एड्स रोग हो जाता है, ठीक है। क्या होता है, एड्स, AIDS एड्स। अब एड्स जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम इसका पूर्ण रूप होता है। और एक होता है एलिसा, ठीक है, क्या, एलिसा जांच, एलिसा टेस्ट जो होता है ये भी किससे संबंधित होता है, एड्स रोग से संबंधित होता है। इसमें एड्स रोग से संबंधित होता है एलिसा जांच, ठीक है। और प्रत्येक वर्ष एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को, ठीक है। प्रत्येक वर्ष एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है, दिसंबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष एड्स दिवस, कब, 1 दिसंबर को, ठीक है। और भारत में जो इसका पहला माने एड्स का पहला मरीज कब मिला था, तो 1986 में, 1986 कहाँ पर, चेन्नई में, चेन्नई, ठीक है, 1986 में चेन्नई में मिला था भारत में पहला मरीज एड्स का, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 20, पुरुष जनन कोशिका को क्या कहा जाता है, तो इसे पुरुष जनन जो कोशिका होती है उसे हम शुक्राणु बोलते हैं, शुक्राणु को ही स्पर्म बोलते हैं, ठीक है। अब देखो कभी कभी पूछ लेता है कि हमारे शरीर में स्पर्म जो होते हैं या शुक्राणु होते हैं कहाँ पर बनते हैं, तो ये बनते हैं टेस्टिस में। टेस्टिस को भी हम क्या बोलते हैं, अंडकोश बोलते हैं, क्या, अंडकोश बोलते हैं, ठीक है, जो हमारी पेनिस होती है, ठीक है। मैं एक टूटा फूटा ऐसे ही बना दे रहा हूँ आपको समझने के लिए, मान लो जिससे ये पेनिस है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होते हैं, 2 अंडे के भांति गोल गोल होते हैं, ठीक है, लटके होते हैं नीचे की तरफ, पेनिस के नीचे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, एक ये झिल्ली होती है, ये झिल्ली के अंदर होते हैं दोनों। अब यहाँ पर ये होता है टेस्टिस, ये गोल गोल जो 2 होते हैं ये क्या होते हैं, ये टेस्टिस होते हैं। यहीं पर क्या होता है, स्पर्म जो होते हैं, शुक्राणु होते हैं, उनका निर्माण होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्यों निर्माण होता है, क्योंकि जो यहाँ का टेम्परेचर होता है, ठीक है, यहाँ का जो टेम्परेचर होता है हमारे शरीर की अपेक्षा यहाँ पर जो ये टेस्टिस मान ये जो होता है यहाँ पर क्या होता है, टेस्टिस में टेम्परेचर कम होता है 2-3 डिग्री कम से कम, ठीक है, कम से कम शरीर की अन्य शरीर की अपेक्षा यहाँ पर जो होता है 2-3 डिग्री टेम्परेचर कम होता है। तो इसीलिए शुक्राणुओं को यहाँ पर रहने में कंफर्ट होता है, सुरक्षित रहते हैं। तो इसलिए शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, यानी स्पर्म का निर्माण कहाँ होता है, अंडकोश या फिर टेस्टिस में होता है। तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कमेंट भी कर देना। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि जो मैं अगली वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन स्वतः आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।